Hello, my dear friends. This is Dr. Swapn, and welcome to my YouTube channel Dental Expertise, where we explore previous year questions and their answer with explanation. And these questions are very important for the upcoming exams NEET MDS 2024. So don't forget to like, subscribe, and share my channel, and click on the bell icon to get future notification. So without further ado, let's get started. The primary Gatta-Pacha cone must fill the canal wall tightly in the options are apical third, middle third, conical third और entire canal. तो प्राइमरी गट्टा पर्चा जो कोन है कहाँ तक फिल होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा अपाइकल थर्ड. अपाइकल थर्ड जो है कैनाल वॉल जो है वो टाइटली फिल होनी चाहिए टू प्रिवेंट अपाइकल पर्कुलेशन ऑफ fluid. Okay, the primary Gatta-Pacha cone must fill the canal wall tightly in the apical third to prevent the apical percolation of the fluid. Next question है, the most common cause of isthmus fracture of class 2 amalgam restoration is. Options are sharp axiopulpal line angle, inadequate depth at the isthmus area, inadequate width at the isthmus area, or moisture contamination of the amalgam during placements. तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है isthmus फ्रैक्चर का इन क्लास 2 अमेलगम रेस्टोरेशन में? इसका आंसर है इनएडिक्वेट विड्थ एट द isthmus एरिया. इनएडिक्वेट विड्थ जो है वो रिस्पॉन्सिव इन isthmus एरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द isthmus फ्रैक्चर ऑफ क्लास 2 अमेलगम रेस्टोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट कैरीज इज कॉज्ड बाय. ऑप्शंस आर लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस. तो जो एक्टिनोमाइसिस विस्कस है, ये ऑप्शन में है, एक्टिनोमाइसिस विस्कस इज अ बैक्टीरियम कॉमनली एसोसिएटेड विथ रूट कैरीज, पर्टिकुलरली इन द वेयर द जिंजाइवल रेसेशन प्रेजेंट. जहाँ पे जिंजाइवल रेसेशन प्रेजेंट होगा, रूट सरफेस जो एक्सपोज हो चुकी होगी, वहाँ पे डिके के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे रूट कैरीज ईजिली हो जाती है. ओके, तो रूट कैरीज इज कॉज्ड बाय द एक्टिनोमाइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्स इज ऑप्शंस आर फ्लोराइड जेल, कैरीज वैक्सीन, फ्लोराइड वार्निश और डिस्क्लोजिंग एजेंट. तो जो कैरेक्स है वो एक फ्लोराइड वार्निश है. फ्लोराइड वार्निश टू टाइप से होती है, ड्यूराफिट और कैरेक्स. तो जो ड्यूराफिट होती है वो ड्यूराफिट जो है फर्स्ट फ्लोराइड वार्निश है, डेवलप्ड इन जर्मनी, जो कि येलो विस्कस मटेरियल कंटेन करती है 22,600 ppm फ्लोराइड. मतलब इसमें सोडियम फ्लोराइड कितना होगा, 2.2% फ्लोराइड होगा. और ड्यूराफिट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये कैरीज रिडक्शन करता है बिटवीन 30 to 40% इन परमानेंट डेंटिशन एंड 7 to 44% इन प्राइमरी डेंटिशन. ओके, और कैरेक्स जो है ये भी एक फ्लोराइड वार्निश ही है, बट इट कंटेन्स लोअर फ्लोराइड कंसनट्रेशन. ओके, जैसे कि ड्यूराफिट कंटेन्स 2.2% फ्लोराइड, जबकि जो कैरेक्स है वो कितना कंटेन करता है, 1.8% फ्लोराइड. और जो इसकी एफिकेसी होती है वो इक्विवेलेंट होती है टू द ड्यूराफिट. ओके, मतलब इसमें सेम यही प्रिवेंट करता है, सेम चीज़ परमानेंट डेंटिशन को भी और प्राइमरी डेंटिशन को सेम होता है इसका रेशियो विथ कंपेयर विद द ड्यूराफिट. ओके, बस इसमें ये अच्छी चीज़ है कि इसमें जो फ्लोराइड कंटेंट है वो ड्यूराफिट के कंपैरिजन में कम होते हैं. इसमें 2.2% होता है, कैरेक्स में 1.8% होता है. तो कैरेक्स क्या है, एक फ्लोराइड वार्निश है. तो फ्लोराइड वार्निश दो होते हैं, ड्यूराफिट और कैरेक्स, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्प कैपिंग कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो ऑप्शंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्रिमोडियल. अब इसमें से कौन सा होता है, तो जो प्रिवेंशंस होते हैं लेवल्स कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रमोशन, ये मैं आपको शो कर रही हूँ. ओके, और सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है और टर्सरी प्रिवेंशन. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन में क्या आता है, डाइट प्लान, पीरियोडिक विजिट टू द क्लिनिक, डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, पेशेंट एजुकेशन, प्लाक कंट्रोल प्रोग्राम, डाइट काउंसलिंग, ये सब जो है ये हेल्थ प्रमोशन में आता है और ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं. और स्पेसिफिक प्रमोशन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आता है, पर इसमें क्या होता है, फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है. इसमें फ्लोराइड वाटर यूज़ करते हैं या फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस यूज़ होते हैं. ओरल हाइजीन प्रैक्टिस इसमें बताया जाता है. कम्युनिटी स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन होता है,
माउथ रिंस होता है, स्कूल बेस्ड सीलेंट प्रोग्राम्स होते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड और फ्लोराइड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, ये होते हैं स्पेसिफिक प्रमोशन है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस होती है, तो ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाता है। इसमें क्या होता है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग की जाती है, प्रिवेंशन किया जाता है, और क्या होता है, इसमें इंसिपिएंट लीजन को है जो जल्दी से डायग्नोस करके उसमें पेटेंट फेशियल सीलेंट्स दिए जाते हैं, और सिंपल रेस्टोरेशन किया जाता है, और पल्प कैपिंग। तो पल्प कैपिंग किस में आ रहा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ओके, और टर्सरी प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, टर्सरी प्रिवेंशन में आता है डेंटल सर्विस आती है, इसमें प्रोविज़न ऑफ डेंटल सर्विसेज आती है, कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेशन होते हैं, इसमें पल्पोटॉमी, रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन होता है। ओके, और टर्सरी प्रिवेंशन एक और आता है रिहैबिलिटेशन, उसमें प्रोविजनल डेंटल सर्विसेज दी जाती हैं, आरपीडी, एफपीडी, इम्प्लांट्स, ये सब इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आ रहा है, पल्प कैपिंग। तो पल्प कैपिंग कम्स अंडर विच लेवल, तो ये आंसर होगा इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल इंडेक्स। तो ऑप्शन से DHIS मीन्स डेंटल हाइजीन इंडेक्स, DMF यानी कि डिलेड मिसिंग और फिल्ड सरफेस आते हैं इसमें, PI यानी कि पेरिडोंटल इंडेक्स, GI यानी कि जिंजाइवल इंडेक्स। तो कौन सा जो है वो रिवर्सिबल इंडेक्स नहीं है, तो जो DMFS है वो रिवर्सिबल इंडेक्स नहीं है, ये इरिवर्सिबल इंडेक्स है। बाकी जो DHIS, PI, GI ये रिवर्सिबल इंडेक्स है। तो DMFS इंडेक्स स्टैंड्स फॉर डिकेड मिसिंग फिल्ड सर्फेसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इंडाइसेस जो है वो यूज होते हैं टू मेजर द कंडीशन दैट कैन बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, जबकि इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट जो है परमानेंट कंडीशन हो जाती है। ओके, डिकेड मिसिंग ये जो है परमानेंट कंडीशन हो जाती है। तो DMFS जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है। केस स्टडी और ऑल्सो रिफर्ड एज, ऑप्शंस आर प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंस स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी को अपन रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड केस रिफरेंट स्टडी भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज स्टडी आर डिजाइन टू एस्टिमेट्स ऑड, उसमें से ऑड को आपको चूज़ करना होता है, यानी कि जैसे कोई इवेंट हो रहा है उसमें रेशियो निकालना पड़ता है कि उसमें डिसीज़ है और डिसीज़ नहीं है, यानी कि उसमें दो ऑप्शंस आपको रहते हैं, एक में आपको चूज़ करना पड़ता है प्रोबेबली उसमें होगा और सेकंड में होगा प्रोबेबली नहीं होगा, उसमें से ऑड्स निकालने होते हैं। ओके, तो ये होता है केस स्टडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पोरियाट्रिक्स इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द साइंस ऑफ, ऑप्शंस आर एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, हेल्थ ऑफ ट्रैवलर और चाइल्ड हेल्थ। तो एम्पोरियाट्रिक जो है ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, जिसमें एम्पोरस का मीनिंग होता है वन हु गोज ऑन शिप बोर्ड एज अ पैसेंजर, एंड याट्रिक का मीनिंग होता है मेडिसिन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिस्क्राइब द साइंस ऑफ द हेल्थ ऑफ ट्रैवलर। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ एम्पोरियाट्रिक्स का, हेल्थ ऑफ ट्रैवलर। ओके, फ्लोराइड पिट एंड फिसो सीलेंस बिलोंग्स टू विच जनरेशन, ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये मैंने आपको पूरा चार्ट बताया हुआ है जनरेशन्स का, जिसमें फर्स्ट टू सिक्स जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में जो है क्यूरिंग मेथड क्या होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट 350 nm फॉर पॉलीमराइजेशन एंड यूवी लाइट प्रेजेंट कंप्लीट पॉलीमराइजेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, सेल्फ क्यूर्ड और केमिकली क्यूर्ड होता है, मोस्टर अनफिल्ड होते हैं एंड फिल्ड रेजिन हैव इंक्रीज एब्रेशन रेजिस्टेंस। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, विजिबल लाइट क्यूर होता है 430 to 490 nm। और फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, फ्लोराइड रिलीजिंग सीलेंट्स होते हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, ग्लास आइनोमर सीमेंट्स होते हैं एज पेटेंट फिसर सीलेंट्स एंड सीलेंट्स विद बॉन्डिंग एजेंट्स। सिक्स जनरेशन में सेल्फ ईचिंग लाइट क्यूर सीलेंट्स आते हैं। तो फ्लोराइड पिट एंड फिसर सीलेंट्स किस में आ रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में। ओके, तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी डाटा कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, ऑप्शंस आर डायरेक्ट इंटरव्यू, ओवर हेल्थ एग्जामिनेशन, क्वेश्चनरीज मेथड और प्रीवियस रिकॉर्ड। तो जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑब्टेन करते हैं विद द प्रीवियस रिकॉर्ड। ओके, विच में इंक्लूड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट होंगे एग्जिस्टिंग या डेटाबेस होगा या अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे वेयर दैट वर कलेक्टेड फॉर अ पर्पस
other than our current research study. Okay, तो जो डायरेक्ट इंटरव्यू ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन क्वेश्चनीज मेथड है, ये प्राइमरी डेटा होते हैं, और जब ये डेटा कलेक्ट हो चुके होते हैं, सेव हो चुके होते हैं, उसके बाद एज अ डॉक्यूमेंट और डेटाबेस, तब इनसे जो डेटा लिया जाता है, यानी ये प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो इनसे जो डेटा लिया जाता है उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनाउस फार्मूला related with the mandibular movement is, options are protrusive, retrusive और opening. तो हनाउ फार्मूला जो है किसके लिए होता है, बेनेट एंगल के लिए होता है, और ये पता है कि लेटरल कॉन्डाइलर गाइडेंस के लिए होता है, जिसमें ओरिजेंटल कॉन्डाइलर गाइडेंस भी होता है. तो फॉर्मूला क्या होता है, L = H/8+12. ओके, तो ये किसके लिए होता है, ये लेटरल के लिए होता है, लेट्रो retrusive. Okay, तो हनाउस फार्मूला related with the mandibular movement is retro-retrusive. Next question है, which is more retentive form of anterior bridge? Options are partial veneer crown, full veneer crown, Pinley veneer और class 5 inlay. तो जो मोस्ट रिटेंटिव, सबसे पहले ये बता देते हैं डेफिनेशन की, जो रेस्टोरेशन होता है इसका आंसर क्या होगा, मोर रिटेंटिव फॉर्म ऑफ एंटीरियर ब्रिज के लिए क्या होगा, फुल वेनियर क्राउन. तो फुल वेनियर क्राउन क्या होता है, इट इज़ अ रेस्टोरेशन दैट कवर ऑल द कोरोनल सरफेस, मीजियल, डिस्टल, फेशियल, लिंगुअल एंड ऑक्लूजन. ओके, और इसका एडवांटेज क्या है, ये मोस्ट इफेक्टिव, रिटेंटिव एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता है इसमें. ओके, और डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सेसिव टूथ प्रिपरेशन करनी होती है इसकी, और मार्जिन है वो क्लोज होते हैं टू द जिंजाइवी. ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है कि ये इसका जो रिटेंशन होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एंटीरियर ब्रिज में. ओके, फुल वेनियर क्राउन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेंटिव पार्ट ऑफ क्लास पोजीशन इज, ऑप्शंस आर बिलो द सर्वे लाइन, अबव द सर्वे लाइन, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द जिंजाइवल मार्जिन, और नन ऑफ द अबव. तो रिटेंटिव पार्ट जो है ये होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, इट इज़ एज क्लोज एज पॉसिबल टू द gingival margin and it enhance the retention. ठीक है, in removal partial denture. Finish line of choice for the tilted abutment is, options are shoulder, chamfer, feather edge और shoulder with webble. तो इसका आंसर है, फिनिश लाइन जो है कौन सी होगी, feather edge फिनिश लाइन of the choice for the tilted abutment. ठीक है, तो feather finish line allow the better adaptation to the irregularities of a tilted abutment and can enhance the overall fit of the restoration. तो feather edge को क्या कहते हैं, knife edge भी बोलते हैं, and it is used in the lingual surface of the mandibular posterior teeth and very convex axial surface में, और ये tilted abutment में इसे यूज़ किए जाते हैं. ओके, तो फिनिश लाइन ऑफ चॉइस फॉर द tilted abutment is feather edge और knife edge कह सकते हैं. Most biocompatible Pontic material is, options are nickel chrome, glazed porcelain, unglazed porcelain और stainless steel. तो इसका आंसर है glazed porcelain. Most biocompatible Pontic material is glazed porcelain. एक्चुअली क्या होता है, Pontic material जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, गुड एस्थेटिक होनी चाहिए, बायोकम्पैटिबल होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छे टू ऑक्लूजल फोर्स को बेयर करने के लिए, लॉन्गेविटी होनी चाहिए. ओके, और ग्लेज पोर्सलिन जो है जनरली कंसीडर्ड द मोस्ट बायोकम्पैटिबल ऑफ द अवेलेबल पॉन्टिक. ठीक है, और पॉलिश्ड गोल्ड जो है वो बहुत स्मूथ होते हैं, पॉलिश्ड गोल्ड, और लेस प्रोन टू कोरोजन होते हैं, इसलिए ग्लेज पोर्सलिन इज़ यूज्ड एज द for the Pontic material because it is most biocompatible. Okay, next question है, free plane articulator is classified as, options are type 1 2 3 4. तो based on the instrument function जो मिशिगन ने 1972 में हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 1972 में ये बताया था, आर्टिकुलेटर का टाइप क्लास 1 होता है हिंज टाइप का, क्लास 2 आर्बिट्री टाइप का होता है, टाइप ABC होता है उसके, और क्लास 3 में होता है एवरेज जो कि टाइप A और टाइप B टाइप का होता है, क्लास 4 में होता है स्पेशल टाइप A एंड टाइप B. ओके, तो इसमें क्या होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर इज क्लासिफाइड एज टाइप 3 क्योंकि एवरेज मूवमेंट, इसको फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर को एवरेज मूवमेंट आर्टिकुलेटर, फिक्स्ड कॉन्डाइलर पाथ आर्टिकुलेटर, मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर एंड 3 पॉइंट आर्टिकुलेटर भी कहते हैं. यानी कि इसके 4 और नेम हैं,
फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर के एवरेज मूवमेंट आर्टिकुलेटर, फिक्स्ड कॉन्डाइलर पाथ आर्टिकुलेटर, मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर एंड 3 पॉइंट आर्टिकुलेटर और ऑल्सो नोन एज फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर. ठीक है, तो दीज इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली आर यूज्ड इन डेंटल कॉलेजेस टू टीच द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉन एडजस्टेबल होते हैं, नॉन ऑर्गन टाइप होते हैं एंड डिज़ाइन यूज फॉर यूजिंग फिक्स डायमेंशन. ये फिक्स डायमेंशन होता है इनका. इसमें जो है एक स्प्रिंग माउंटेड की जाती है विद इन द कॉन्डाइलर ट्रैक टू स्टेबिलाइज द कॉन्डाइलर एलिमेंट एंड होल्ड दैम इन देयर पोस्टीरियर मोस्ट पोजीशन. ओके, तो ये हो गया फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर इज क्लासिफाइड एज टाइप 3. ओके, इसके फ़ोन नेम होते हैं वो आपको याद रखना है. ओके, ये नॉन ऑर्गन टाइप होते हैं, नॉन एडजस्टेबल होते हैं और फिक्स डायमेंशन होता है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रिक रिलेशन इज रिलेटेड विद द प्लेन. सेंट्रिक रिलेशन जो है किस प्लेन से रिलेटेड होता है? वर्टिकल, सजाइटल, हॉरिजॉन्टल और कैंपर. तो जो सेंट्रिक रिलेशन है वो किसने बताया था? 1970 से 1980 के बीच में विलियमसन ने बताया था 1977 में. और उन्होंने कहा था दे स्टेटेड दैट द हिंज एक्सिस एंड द सेंट्रिक रिलेशन आर द सेम. हिंज एक्सिस और सेंट्रिक रिलेशन जो है वो सेम है एंड दिस एक्सिस अकर व्हेन द मैंडिबल इज इन सेंट्रिक रिलेशन. जब मैंडिबल सेंट्रिक रिलेशन में होता है तो जो रोटेशनल मूवमेंट होता है मैंडिबल का वो प्रोड्यूस कब होता है? प्रोड्यूस होता है इन सजाइटल प्लेन. सेंट्रिक रिलेशन जो है मैंडिबल का वो कब शो करता है? सजाइटल प्लेन में रोटेशनल मूवमेंट शो करता है. ओके, तो इसका आंसर होगा सेंट्रिक रिलेशन इज रिलेटेड विद द सजाइटल प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस बियरिंग कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलार इज. ऑप्शंस आर मेसियोबक्कल, डिस्ट्रोबक्कल, मेसियोपैलेटल एंड डिस्ट्रोपैलेटल. तो इसका आंसर है स्ट्रेस बियरिंग कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलार इज मेसियोपैलेटल. ठीक है, तो मेसियोपैलेटल कस्प टिप ऑफ द फर्स्ट मोलार कॉन्टैक्ट द ऑक्लूजल प्लेन बट द बक्कल कस्प टिप and the distal lingual cusp are elevated about 0.5 mm of the occlusal plane. ठीक है, occlusal plane से बाहर रहते हैं 0.5 mm. ठीक है, जबकि जो मेसियोपैलेटल कस्प जो है वो occlusal प्लेन पे कांटेक्ट करता है. ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रेस बियरिंग कस्प वो कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द. ऑप्शंस आर रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट और टूथ सिलेक्शन. तो इसका आंसर होगा टूथ सिलेक्शन. तो जो डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द जॉन पी फ्रश एंड रोनाल्ड डी फिशर. इन्होंने क्या बताया? सेक्स, एज एंड पर्सनालिटी डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द टूथ. तो उसमें क्या होता है कि मतलब टूथ सिलेक्शन वो कैसा करते हैं डेंटोजेनिक में, क्योंकि ये देखते हैं सेक्स, एज एंड पर्सनालिटी. तो एज पर डिपेंड करता है. अगर यंगर एज है तो टूथ जो है वो थोड़े वाइटिश टाइप के होंगे, लाइटर कलर के होंगे एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज में. ओल्डर एज में हल्के से डार्कर शेड के होते हैं. ओके, ऐसे ही सेक्स में क्या होता है कि अगर मेल होगा तो उसके टीथ बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल. ओके, ये होगा. और पर्सनैलिटी पे कि किसका फेस लॉन्ग है, किसका शॉर्ट है, उस पर डिपेंड करता है. यानी टूथ सिलेक्शन जो है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द टूथ सिलेक्शन. Most important factor affecting the physical force is. Options are saliva, surface area, contact intimacy और peripheral seal. तो जो contact intimacy है it is an important factor affecting the physical force. Okay, तो contact intimacy मतलब closeness of adaptation between the denture base and underlying tissue के बीच में जो closeness adaptation होगा वो important होता है फॉर द डेंचर रिटेंशन के लिए. तो कॉन्टैक्ट इंटीमेसी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द फिजिकल फोर्स इन डेंचर रिटेंशन. ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.